नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। कहते हैं एक तस्वीर 1000 शब्द पर भी भारी पड़ जाती है। इसी तरह बंगाल से आए एक वीडियो ने बता दिया है कि वहां का चुनाव कितना रक्त रंजित, कितना खूनी और कितना विस्फोटक हो गया। मुर्शिदाबाद में ममता सरकार के मंत्री पर हुए बम हमले का अनकट वीडियो हम आपको दिखाएंगे। सोचने वाली बात यह है कि पश्चिम बंगाल में मंत्री की भी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं। राजनीतिक लड़ाई के बम, गोली, चाकू और तलवार वाले सूत्र आपको देखने चाहिए। बंगाल में जिस तरह से बेखौफ होकर राजनीतिक बमबाजी हो रही है, उसे देखकर सवाल उठता है कि बंगाल में बम बारूद के थोक विक्रेता कौन है। आज हम बंगाल चुनाव का विस्फोटक सत्य आपके सामने रखने वाले हैं। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि बंगाल में चुनावी मौसम में खतरनाक बम, विस्फोटक और हथियार फल और सब्जियों की तरह बिक रहे हैं। कपड़ों की दुकानों में भी बम की सेल चल रही है। आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने बंगाल में अंडर कवर रिपोर्टिंग की है और आपके लिए ऑपरेशन बम बाजार लेकर आई। हम पश्चिम बंगाल के 3 जिलों में गए और वहां पर ऐसे लोगों से मिले जो बंगाल के उस बम बाजार का हिस्सा है जो खूनी राजनीति में फूल की तरह खिला हुआ है। इसके बाद आपको बंगाल के धर्म युद्ध का सियासी कांड दिखाएंगे। वहां अमित शाह और ममता दीदी का जबरदस्त मुकाबला चल रहा है। शाह ने दौरा किया तो ममता का पारा कैसे चढ़ गया, ये आपको देखना चाहिए। इसके अलावा उस ट्रेंडिंग खबर का विश्लेषण करेंगे जिसने राहुल गांधी के राजनीतिक ज्ञान पर सवाल उठा दिए हैं। मत्स्य मंत्रालय के जाल में राहुल गांधी कैसे फंस गए और कैसे मत्स्य पालन मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को इटालियन में जवाब दिया, ये भी आपको दिखाएंगे। इस खबर में राजनीति के कई ट्विस्ट हैं और आपको एक्स्ट्रा खबरदार भी कर देंगे। तेल के दामों में आज एक बार फिर बढ़ोतरी हुई। आज पेट्रोल 34 पैसे, डीजल 32 पैसे महंगा हो गया। 10 दिन से लगातार दाम बढ़ रहे हैं और फरवरी में आज 12वीं बार दाम बढ़ाए गए। दिल्ली में पेट्रोल 89 रुपए और 88 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है, तो श्रीगंगानगर में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए 45 पैसे प्रति लीटर। सबके मन में यह सवाल है कि आखिर आम लोगों को तेल के आसमान छूते दामों से राहत क्यों नहीं मिल रही। लेकिन सबसे पहले आपको बंगाल का ऑपरेशन बम बाजार दिखाने वाले हैं। सबसे पहले हम उस वीडियो की भी बात कर लेते हैं जिसने कल रात से सनसनी फैलाई हुई। पश्चिम बंगाल का हाल यह है कि वहां मंत्री भी सुरक्षित नहीं है। मुर्शिदाबाद में राज्य सरकार के एक मंत्री पर कल रात पेट्रोल बम से हमला हुआ। उन्हें तुरंत गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया। उनकी हालत अब स्थिर है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस हमले को साजिश बताया और बीजेपी की तरफ इशारा किया। मुर्शिदाबाद में मंत्री पर बम चले तो कोलकाता में बीजेपी के नेताओं पर ईंटों से हमला हुआ। बड़ा सवाल यह है कि बंगाल में ऐसी राजनीतिक हिंसा आए दिन क्यों हो रही है। इस तरह की राजनीति अगर चलती रही तो चुनाव तक कितना खून बहेगा और ऐसे हालात में बंगाल में हिंसा मुक्त चुनाव करवाना कितना मुश्किल होगा। ठीक मंत्री के सामने ये धमाका और धमाके बाद निकली चीखें। हर तरफ धुआं था, भगदड़ थी, चीखें थी। अंधेरे के बीच सब मंत्री को खोज रहे थे। मंत्री जाकिर हुसैन को कुछ होश नहीं था। दायां पैर, बायां हाथ जख्मी था। तुरंत अस्पताल ले जाया गया लेकिन उनकी हालत बहुत गंभीर थी। उन्हें मुर्शिदाबाद से तुरंत कोलकाता रेफर किया गया। मुख्यमंत्री उन्हें देखने आई। जाकिर खूब पॉपुलर लीडर মনে রাখবেন এবং इट्स अ गेम प्लान टू किल हिम। जाकिर हुसैन ममता सरकार में डिप्टी लेबर मिनिस्टर हैं। मुर्शिदाबाद में पॉपुलर लीडर हैं। ममता बनर्जी ने उन पर हमले को साजिश बताया और बीजेपी की तरफ इशारा किया। ये बड़ा आरोप मुख्यमंत्री ने लगाया कि जाकिर हुसैन को जान से मारने का प्लान था। ये घटना बुधवार शाम की है जब मंत्री जाकिर हुसैन जंगीपुर के निमतिता रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। जाकिर हुसैन को कोलकाता के लिए ट्रेन पकड़नी थी, लेकिन वो जैसे ही स्टेशन परिसर में पहुंचे धमाका हो गया। मंत्री घायल हुए, उनके साथ के कम से कम 25 लोग घायल हुए। हमला रेलवे स्टेशन के परिसर में हुआ, इसलिए टीएमसी ने रेलवे को जिम्मेदार ठहराया। इस बात पर कोसा की स्टेशन पर आरपीएफ नहीं थी, अंधेरा था, कोई सुरक्षा नहीं थी। रिमोट कंट्रोल से मंत्री पर बम से हमला हुआ, ये सब रेलवे स्टेशन में कैसे हुआ? वहाँ पे जो इंसिडेंट हुआ, हमारे आरपीएफ के जो आरपीएफ के रेलवे के जो बाकी लोग अधिकारी हैं, तुरंत उनमें जो इंजर्ड लोग थे
उनको अस्पतालों में पहुंचाया गया। करीब 25 लोग इंजर्ड हैं, उसमें 10 को कलकत्ता के अस्पताल पहुंचाया गया। एंड रेलवे जो सरकार की, स्टेट गवर्नमेंट की जो रेलवे जो पुलिस है वो उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट। रेलवे प्रेमाइसेस पे हुआ, दैट वाज इंसिडेंटल, वो कहीं भी और भी हो सकता था, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। रेलवे ने तो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। मंत्री पर हमले की जांच ममता सरकार की सीआईडी कर रही है, लेकिन राजनीति ऐसी है कि हमले के पीछे टीएमसी बीजेपी का हाथ बता रही है और ये कह रही है कि जाकिर हुसैन पर टीएमसी छोड़ने का दबाव डाला जा रहा है, तो बीजेपी कह रही है कि ये सब टीएमसी की गुटबाजी का नतीजा है। और बंगाल में अराजकता का माहौल है। बंगाल बम फैक्ट्री बन चुका है, पाकिस्तान जैसी हालत हो गई है। जिस दिन मुर्शिदाबाद में राज्य के मंत्री पर बम से हमला हुआ, उसी दिन कोलकाता में बीजेपी के नेताओं पर भी हमला हुआ। ये घटना कोलकाता के फूल बागान इलाके की है, जहां टीएमसी से हाल में बीजेपी में आए शुभेंदु अधिकारी के साथ बीजेपी के स्थानीय नेता शिवाजी सिंह रॉय एक चुनावी कार्यक्रम में जा रहे थे। इसी में शिवाजी रॉय पर ईंटें चली और वह इस हमले में घायल हो गए। बीजेपी ने इस हमले के लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया। बीजेपी ये आरोप लगाती रही है कि टीएमसी के राज में उनके कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया है। अमित शाह अपनी रैलियों में बार बार उन 130 कार्यकर्ताओं का जिक्र कर रहे हैं। ये ममता दीदी चाहती है, वो मानती है कि किसी को मार देने से भारतीय जनता पार्टी रुक जाएगी। मैं उनको आज कहने आया हूं कि ममता दीदी, तृणमूल के गुंडों ने हमारे 130 कार्यकर्ताओं को मार डाला है, उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। बंगाल की धरती पर ताकत के साथ कमल खिलने वाला है। इस आक्रामक राजनीति के बीच सवाल तो ये है कि जमीन पर नेता और कार्यकर्ताओं के बीच खूनी संघर्ष कैसे रुकेगा और क्या होगा अगर चुनाव तक ये चलता रहेगा। दक्षिण 24 परगना से सूर्य अग्नि के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक। अगर हिंसा के कारोबार की बात करें तो देश में अवैध बंदूकों के लिए यूपी, बिहार की कई जगहें बदनाम है, लेकिन पूरे देश में बंगाल ही ऐसी जगह है जहां बम कल्चर दिखता है। आप अक्सर सुनते हैं कि बंगाल में किसी पर देसी बम चला तो किसी पर पेट्रोल बम फेंका गया। वहां पर बम बारूद से नीचे बात नहीं होती। सवाल यह है कि बंगाल में यह बम बारूद आता कहां से है? बंगाल में बम बारूद के डीलर कौन है और कितनी आसानी से वहां बम बारूद मिल जाता है? हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने जमीनी पड़ताल की है। हम पश्चिम बंगाल के 3 जिलों में गए, वहां पर ऐसे लोगों से मिले जो बंगाल के उस बम बाजार का हिस्सा हैं, जो हिंसक राजनीति में फल फूल रहा है। फल सब्जियों की तरह कैसे बम बिक रहे हैं, घरों में बैठकर आसानी से कैसे लोग बम के ऑर्डर ले रहे हैं, जैसे कपड़े की दुकान चलाने वाले भी बम की सेल लगाकर बैठे हों। कैसे जंगलों के अंदर बम की फैक्ट्रियां चल रही हैं। बंगाल की राजनीति करने वाले आज बंगाल का यह विस्फोटक सत्य देखने की क्षमता रखें। आपका घर में फेंकेगा ना, घर साथ उड़ा देगा। अच्छा, इतना स्ट्रॉन्ग? हाँ, माल करना है तो अभी से माल कर लीजिए। इलेक्शन का टाइम में देखिए, माल का रेट बढ़ेगा, माल ठीक ठाक नहीं होगा। और लोग भी डिमांड कर रहे हैं ना? हाँ, बहुत डिमांड होगा। अभी इस साल में तो दोनों पार्टी एकदम कड़क लाएगा। दोनों पार्टी का ही माल अभी से चल रहा है। आ गया आप लोगों का ऑर्डर? आ गया 1000 सभी चाहिए। बंगाल में बम के इन डीलर्स की एक एक बात आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि इन बातों में बंगाल का वो विस्फोटक सच है जो आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम आपके सामने लेकर आई है। फटेगा ना, बहुत धमाका आवाज होगा और बहुत तेज होगा। ये टोटल कितना पीस है? 20 20 है ना? 20 बम? 20। हम लोग टिफिन बॉक्स में भी माल बना के लैंड माइन कर दिया। कहाँ? मेदिनीपुर।
लैंड माइनिंग मतलब जमीन के नीचे डाल दिया। जमीन के नीचे। किसके लिए? मेदिनीपुर में ये मतलब का इलेक्शन के टाइम? इलेक्शन के टाइम में माओवादी जब काम करता था, लैंड माइन फटा था, कुछ हम भी माल दिया था। ये वो लोग हैं जो बंगाल में खुद बम की चलती फिरती फैक्ट्री हैं और जिनका बम वाला धंधा बंगाल में कभी मंदा नहीं होता। हम नॉर्थ 24 परगना में ऐसे ही एक शख्स तक पहुंचे। 20 मैंने आपको ऑर्डर दे दिया तो 100 पीस कितने दिनों में मिल जाएगा? 4 दिन में। 4 दिन में। हाँ। मुझे उसमें बारूद ज्यादा चाहिए। हाँ बस हो गया ना। बड़ा जर्दा वाला कटोरा डब्बा देखा? हाँ? जर्दा वाला डब्बा देखा? बड़ा? हाँ। बड़ा? हाँ। इतना बड़ा? हाँ। इतना बड़ा। वो बनाने से कम इतना बड़ा होगा। बनाने से इतना बड़ा होगा। अच्छा, बारूद उसमें ज्यादा बढ़ते हैं ना कि ज्यादा फटे? हाँ। आप आइए, मंगल का आइए, आपका सैंपल देखा देगा। 100 पीस बम का ऑर्डर सिर्फ 4 दिन में तैयार, और बम भी ऐसा कि कोई दिवाली के पटाखे नहीं, जान लेने वाला, मकान तक उड़ा देने वाला। आपका ये घर में फेंकेगा ना, ये घर साथ उड़ा देगा। अच्छा, इतना स्ट्रॉन्ग? हाँ। नट बोल्ट किलो वाले बम, कितना भी खतरनाक बम चाहिए वो बनकर मिल जाएगा। कितने भी बम का ऑर्डर दीजिए वो भी मिल जाएगा। सैंपल देखिए, ऑर्डर दीजिए। फटेगा ना, बहुत धमाका आवाज होगा और बहुत तेज होगा। ये टोटल कितना पीस है? 20 पीस। 20 है ना? 20 बम? 20। बंगाल में इलेक्शन का टाइम है तो इस वक्त डिमांड भी ज्यादा है और रेट भी ज्यादा। दूसरी मीटिंग में ही शाहजहां ने बम का प्राइस डबल कर दिया। रेट बढ़ा देता है, 225 रुपया करके लगता है कुत्ते में। इलेक्शन के वक्त? हाँ। इस टाइम माल देता है हम लोग रिक्स लेके। 1 नंबर चीज है। दूसरा नंबर चीज है, उसमें और ज्यादा कुछ देना है। रिस्क तो ये भी समझते हैं, इसीलिए उन्हीं से बम का ऑर्डर लेते हैं जो जान पहचान वाले होते हैं। शाहजहां का दावा है कि हर पार्टी और नेता उनके पास आते हैं। आप पार्टी लोगों को देते हो या नेता लोगों को, जान पहचान वाले किसको देते हो? नेता लोग को भी देता है। नेता लोग को भी किस पार्टी? जो पार्टी, जो पार्टी, लेकिन जान पहचान। आप इस दूसरे शख्स से मिलिए। दक्षिण 24 परगना में हम बम डीलर के पास पहुंचे। इसका नाम शिवम है, जो सिर्फ देसी बम बनाने में ही नहीं, बंदूक और लैंडमाइन तक सप्लाई करने के दावे करता है। हम लोग टिफिन बॉक्स में माल बना के लैंडमाइन कर दिया। कहाँ? मेदिनीपुर। लैंड माइनिंग मतलब जमीन के नीचे डाल दिया? जमीन के नीचे। किसके लिए? मेदिनीपुर में ये मतलब का इलेक्शन के टाइम? इलेक्शन के टाइम में माओवादी जब काम करता था, लैंड माइन फटा था, कुछ हम भी माल दिया था। शिवम नाम के शख्स ने एक बम का रेट 130 रुपए लगाया और ये भी दावा किया कि पुलिस को सब पता होता है। इलेक्शन के टाइम पर उनके पास 1000 पीस का ऑर्डर भी आ चुका है। माल करना है तो अभी से माल कर लीजिए। इलेक्शन का टाइम में देखिए, माल का रेट बढ़ेगा, माल ठीक ठाक नहीं होगा। माल लोग भी डिमांड कर रहे हैं ना? हाँ, बहुत डिमांड होगा। अभी इस साल में तो दोनों पार्टी एकदम कड़क लाएगा। दोनों पार्टी का ही माल अभी चल रहा है। आ गया आप लोगों का ऑर्डर? आ गया? 1000 सभी चाहिए। बंगाल के इस बम बाजार की सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन में हम बर्धमान जिले में पहुंचे, जहां हमें शफीक नाम का ये शख्स मिला। इसने बम के अंदर
बारूद के हिसाब से हमें रेट बताया। एक बम का कितना पैसा पड़ेगा? एक बम का आपका पैसा जितना माल देगा उसका दाम पड़ेगा। एक माल का देगा 500, 400, 300, जितना माल देगा उसका दाम। नहीं तो हमको अगर मतलब अच्छा वाला चाहिए होगा तो कितने तो 500 होगा ज्यादा। 500 100 ग्राम माल देगा तो 500 रुपये लगेगा। तो 100 ग्राम बारूद होगा तो हाँ। कितना पावरफुल होगा वो? विराट पावरफुल होगा, फाड़ देगा, माटी का खल कर देगा, दलान घर का फाड़ पे दे, दलान का घर फाड़ देगा, मतलब घर फाड़ देगा वो। और आदमी पे फेंके तो वो तो मर जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? आदमी जो फेंकेगा आपका यहाँ निकाल दिया, आप मर जाएगा। इनके पास पहले से ही बम तैयार होते हैं, बस इन्हें ऑर्डर का इंतजार होता है। शफीक ने तो 1000 रुपए में ग्रेनेड तक की सप्लाई के दावे कर दिए। कितना रखा हुआ अपना घर? वो बात नहीं सुनना चाहिए। 600 होगा, 700 भी होगा। 600-700 रखेंगे? हाँ रखेंगे, बनाकर अभी रखे? अभी रखा हुआ है। ये कौन सा होता है, पेट्रोल बम होता है या फिर पेट्रोल? पेट्रोल होता है। एक माल है, लीजिए 1000 रुपया का। ऐसे निकालेगा एक तो थोड़ा सा ऐसे कर दीजिएगा, फट जाएगा। उसका कारण है, कारण सिस्टम है अंदर। अच्छा, तो गैनेट बोलता है, इसका गैनेट बोलता है। 1000 का नाम है, एक का दाम। फोटो में यानी बम, बंदूक, लैंडमाइन बारूद और ग्रेनेड तक सबकी बंगाल के इस बम बाजार में सीक्रेट सेल लगी हुई है। ऐसे में राजनीतिक हिंसा वाला कल्चर आखिर खत्म कैसे होगा? मोहम्मद हिजबुल्लाह के साथ स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम, आज तक। अब हम बंगाल के सियासी मैदान में अमित शाह वर्सेस ममता बनर्जी के बीच आज के वाक युद्ध की हाइलाइट्स आपको दिखाएंगे। आज गृह मंत्री अमित शाह बंगाल में हैं। उन्होंने दक्षिण 24 परगना जिले में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को ग्रीन सिग्नल और ममता सरकार को रेड सिग्नल दिखाया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी आज उसी जिले में थी जहां अमित शाह ने रोड शो किया और रैली में ममता बनर्जी पर सियासी तीर चलाए। बदले में ममता बनर्जी भी चुप नहीं बैठी। दोनों तरफ से एक दूसरे पर बयानों के जो तीर चले तो बात धर्म से लेकर परिवारवाद तक बढ़ती चली गई। दक्षिण 24 परगना जिले में आज गृह मंत्री अमित शाह के दौरे की हाइलाइट्स रही, लेकिन सुर्खियां बटोरी ममता सरकार पर अमित शाह की टिप्पणियों ने। ये भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई, ये बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने की लड़ाई है और ये लड़ाई हमारे बूथ के कार्यकर्ता और तृणमूल कांग्रेस की सिंडिकेट के बीच की लड़ाई है। सिंडिकेट के बीच की लड़ाई। बंगाल में बीजेपी ने ममता दीदी को पानी पिलाने में पूरी ताकत झोंकी हुई है। अमित शाह ने 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन बंगाल की जनता से नजदीकियां बढ़ाने के लिए कई सोशल इंजीनियरिंग ट्रिक्स का इस्तेमाल किया। मित्रों, परिवर्तन, हम सत्ता का परिवर्तन नहीं चाहते। ममता बनर्जी की सरकार निकालकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाना हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है बंगाल की स्थिति में परिवर्तन हो। हमारा लक्ष्य है बंगाल की गरीब जनता में परिवर्तन हो। वैसे इसे प्रयोग माने या संयोग, लेकिन जिस दक्षिण 24 परगना में अमित शाह ममता दीदी के खिलाफ आग उगल रहे थे, उसी जिले में आज ममता बनर्जी की भी रैली थी। जाहिर है टकराव तो होना ही था। मैं उनको आज कहने आया हूं कि ममता दीदी, तृणमूल के गुंडों ने
हमारे 130 कार्यकर्ताओं को मार डाला है, उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। बंगाल की धरती पर ताकत के साथ कमल खिलने वाला है। और जो गुंडे ममता दीदी की सह पर आज छिप कर बैठे हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं, जहां छिपना वो छिप जाओ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पाताल में से ढूंढकर जेल की सलाखों के पीछे आपको डालेंगे। कल पंजाबे साफ हो গেছে, একটা কৃষকদের অবমাননা করে কৃষক আন্দোলনকারীরা বুঝিয়ে দিয়েছে। পাঞ্জাবে হয়েছে সাফ, হরিয়ানায় হবে সাফ, উত্তরপ্রদেশেও হবে সাফ, আর বাংলা ওরে বাপ, এই তো মানে আমরা কেউ কিছু বুঝতেই পারছি না কতটা সাফ হবে। বাবা রে বাবা, এই তো বুঝতেই পারছি না। बंगाल की राजनीति में कई रंगों में से एक रंग धर्म का भी है। बीजेपी और टीएमसी दोनों इस रंग में सराबोर हैं। बीजेपी के जय श्री राम से टक्कर लेने के लिए टीएमसी सरस्वती पूजा के जरिए शक्ति बटोरने में जुटी हुई है। बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जरा जोर से बोलो, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? दुर्गा पूजा के लिए कोर्ट में से परमिशन लेनी पड़ती है। सरस्वती पूजा बंद करा दी थी। ये तो दबाव आया भाजपा का कि दीदी सालों के बाद सरस्वती पूजन करती हुई दिखाई पड़ी है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, दीदी सरस्वती पूजन कर रही है। सरस्वती पूजा नहीं होता, उन्होंने सरस्वती पूजा शुरू किया। ओके जिज्ञेस करो, सरस्वती पूजा मंत्र बोल, आगे आगे सरस्वती पूजा मंत्र बोल। दुर्गा पूजा भी ममता जी नहीं करने देता, बल दुर्गा पूजा नहीं करने देता तो 28,000 क्लब को 50,000 रुपया ऐसे ऐसे मिलते। बीजेपी के निशाने पर ममता बनर्जी के बाद अगर कोई है तो वो है ममता बनर्जी के भतीजे, जिसको लेकर आज अमित शाह ने ममता पर तंज किया तो बदले में ममता ने अमित शाह को एक चुनौती दे डाली। मित्रों, टीएमसी का एक ही नारा है, भतीजा बढ़ाओ। भतीजे के कल्याण के अलावे टीएमसी के मन में और कोई कल्याण नहीं। এতই যদি তোদের দিদি আর ভাতিজা বলতে হয়, তাহলে আমি চ্যালেঞ্জ করছি অমিত শাহকে, ফার্স্ট ইউ কন্টেস্ট উইথ অভিষেক ব্যানার্জি এন্ড টেল দ্য নেম ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। सियासत में सब जायज होता है और बंगाल में तो चुनाव है, सियासत भी होगी और वार पलटवार भी। बंगाल के अलावा केरल में भी इसी वर्ष चुनाव होने हैं। बंगाल में तो बीजेपी को अभी तक कोई चेहरा नहीं मिला है जिसे वो मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट कर पाए, लेकिन शायद केरल में बीजेपी ने वो चेहरा तलाश लिया है। वो चेहरा हो सकते हैं मेट्रो मैन के नाम से मशहूर ई श्रीधरन, जो जल्द बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। ये जानकारी केरल के बीजेपी प्रमुख के सुरेंद्रन ने दी है। श्रीधरन 21 फरवरी को बीजेपी की आधिकारिक सदस्यता ले सकते हैं। हालांकि केरल के मल्लपुरम के रहने वाले श्रीधरन की तरफ से बीजेपी में शामिल होने को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। इस साल बंगाल समेत जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उनमें पुडुचेरी भी है। यहां कांग्रेस पार्टी सत्ता में है, लेकिन कुछ दिन पहले 4 विधायकों के इस्तीफा देने के बाद वहां कांग्रेस सरकार पर संकट आ गया है। इस बीच राहुल गांधी ने वहां जाकर कांग्रेस के संकट में इजाफा कर दिया है। दरअसल वहां मछुआरा समुदाय के लोगों को लुभाने के चक्कर में राहुल गांधी ने एक ऐसा दावा कर दिया जिससे बीजेपी को राहुल गांधी के राजनीतिक ज्ञान पर सवाल उठाने का एक मौका मिल गया। Now you will be wondering why I have come to meeting of fishermen and I'm talking about farmers. पुडुचेरी में समुद्री किसानों के बीच राहुल गांधी हवाई राजनीति कर रहे थे। वो कह रहे थे कि देश में मत्स्य मंत्रालय क्यों नहीं है। ऑडियो खराब है लेकिन सुनना चाहिए। Now you will be wondering why I have come to meeting of fishermen and I'm talking about farmers. And the reason is that I consider you to be farmers of the sea. And I think to myself that if farmers of the land can have a ministry in Delhi, then why is it that farmers of the sea do not have a ministry in Delhi?
राहुल गांधी की बातों पर मछुआरों ने खूब तालियां बजाईं, लेकिन बीजेपी ने राहुल की फेक न्यूज पर तुरंत छापा मार दिया। सोचिए, राहुल को जवाब किसने दिया? खुद केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री गिरिराज सिंह ने। पहले उन्होंने बैक टू बैक कई ट्वीट किए और मत्स्य पालन मंत्रालय के बारे में राहुल गांधी का ज्ञानवर्धन किया। राहुल जी, आपको इतना तो पता होना ही चाहिए कि 31 मई 2019 को ही मोदी जी ने नया मंत्रालय बना दिया और 20,050 करोड़ रुपए की महायोजना शुरू की, जो कि आजादी से लेकर 2014 में केंद्र की सरकार के खर्च से कई गुना ज्यादा है। फिर राहुल गांधी को मत्स्य पालन मंत्रालय में विजिट करने का निमंत्रण दिया। राहुल जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप नए मत्स्य पालन मंत्रालय में आएं या मुझे जहां बुलाएं मैं आ जाता हूं। मैं आपको नए फिशरी मंत्रालय द्वारा पूरे देश या पुडुचेरी में चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बताता हूं। और एहतियात के तौर पर एक ट्वीट इटालियन भाषा में कर दिया, इटली के मछुआरा विभाग की जानकारी के साथ। प्रिय राहुल, इटली में मछुआरा विभाग के लिए कोई अलग मंत्रालय नहीं है। वहां पर यह विभाग कृषि और वन मंत्रालय के अधीन आता है। इसके बाद गिरिराज सिंह ने ऑन कैमरा भी राहुल गांधी की राजनीतिक क्लास लगा दी। मुझे तो लग रहा कि ये नहीं पूछे कि देश में अब एक और प्राइम मिनिस्टर की आवश्यकता है। ऐसा ज्ञान शायद राहुल गांधी को छोड़ करके देश में किसी को नहीं हो सकता, जो पूरे देश और दुनिया में भारत को बदनाम करने के सिवा और कुछ नहीं ये है कि जिसे देश का दशा और दिशा नहीं पता, जो विपक्ष का नेता है और वो ऐसे प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। गिरिराज सिंह तो मजाक बनाने लगे, लेकिन ये मजाक की बात नहीं है, बहुत सीरियस बात है। ये तो सीधे सीधे फेक न्यूज फैलाने का केस मालूम पड़ता है। देखिए, राहुल गांधी ने 2 फरवरी को ही लोकसभा में लिखित उत्तर के लिए मत्स्य पालन मंत्रालय से 5 सवाल पूछे थे। मत्स्य मंत्रालय का बजट पूछा था, मछुआरों के जीवन को बेहतर बनाने वाली योजनाओं के बारे में पूछा था और संबंधित मंत्री ने इन सवालों का लिखित जवाब भी दिया था। यानी 2 फरवरी को मत्स्य पालन मंत्रालय से सवाल पूछने वाले राहुल गांधी ने 17 फरवरी को दावा कर दिया कि देश में मत्स्य मंत्रालय है ही नहीं। कांग्रेस नेता अब अपने पूर्व अध्यक्ष के दावे का मतलब समझा रहे हैं। गिरिराज सिंह जी भले ही कह दें कि पहले से मंत्रालय है, लेकिन राहुल गांधी जी का स्पष्ट मत है कि मत्स्य पालक का, फिशरीज डिपार्टमेंट का अलग से मिनिस्ट्री होनी चाहिए। वो डेयरी और एनिमल हस्बेंड्री और उसी के साथ में फिशरीज भी लगा दें, ये तो उसमें उसकी प्राथमिकता पूरी तरह से खत्म हो जाती है। तो राहुल गांधी जी चाहते हैं कि फिशरीज का एक अलग मंत्रालय हो। वैसे पुडुचेरी में मछुआरों के बीच मत्स्य मंत्रालय पर फेक न्यूज टाइप दावा करने वाले राहुल गांधी वहां के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी के हाथों ही फेक न्यूज के शिकार हो गए। दरअसल हुआ ये कि एक महिला ने तमिल भाषा में मुख्यमंत्री की आलोचना कर दी। इस पर वहां तालियां बजने लगी। राहुल ने पूछा, महिला क्या कह रही है? तो मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरी तारीफ कर रही है। ये फेक न्यूज का सजीव उदाहरण है, आप खुद सुनिए। இதே மாதிரி தான் இருக்குது கடலோர பகுதி இப்படியே தான் இருக்குது. எங்களுக்கு யாரும் ஆதரவு கொடுக்க மாட்டார். அவரே இருக்காரு. எங்களை வந்து ஒரு காலமாவது புயலுக்கு வந்து பார்த்திருக்காரா? Sir, at that time during cyclone, sir, never cyclone, I came and visited the area and gave relief to them. यानी पुडुचेरी दौरे पर राहुल गांधी मछुआरों पर राजनीतिक जाल फेंक रहे थे और कांग्रेस के मुख्यमंत्री राहुल गांधी को फेक न्यूज के जाल में फंसा रहे थे। जाहिर है अब नारायणसामी को मुंह छिपाना पड़ रहा है। Sir, there is a viral video saying that you mistranslated something for Rahul Gandhi regarding a plight of a woman at the fishermen's issue. Why you are asking all this question? Have you been there? Yes, sir. We were there. It has turned viral currently. That's why we are. I never misrepresented. Oh. बीजेपी अब मुख्यमंत्री नारायणसामी और राहुल गांधी के बयानों का मजाक उड़ा रही है, लेकिन राहुल गांधी ऐसे दिखा रहे हैं जैसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। पुडुचेरी से प्रमोद माधव के साथ आज तक ब्यूरो।
प्रोडक्शन बढ़ाने और विदेशी कंपनियों को लुभाने में मेक इन इंडिया मिशन कामयाब साबित हो रहा है। ऐसे में एमएसएमई सेक्टर भी डिमांड कर रहा है कि स्कीम के तहत विदेशी कंपनियों को मिलने वाली सहूलियतें उन्हें भी मिलनी चाहिए। इससे सरकार का आत्मनिर्भर भारत का सपना भी आसानी से साकार हो सकता है। मेक इन इंडिया मिशन के तहत भारत तरक्की की तेजी से सीढ़ियां चढ़ रहा है। इसी कड़ी में भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग देश बन गया है। इसमें बड़ा रोल प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव यानी PLI स्कीम का है, जिसे सबसे पहले बीते साल टेलीकॉम सेक्टर में लागू किया गया था। इससे अब तक 34,000 करोड़ रुपए का निवेश आया है। भारत मैन्युफैक्चरिंग का एक हब बने, ये हम लोग की कोशिश है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को हम लोगों ने काफी प्रमोट किया है। आपको मालूम है कि मोबाइल फोन 14 में सिर्फ 2 था, अब 260 हो गया है। भारत दुनिया की सेकंड सबसे बड़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का देश बन गया है। इसी क्रम में प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव का कार्यक्रम शुरू किया गया। हाल ही में पीएम ने अर्जुन मैन बैटल टैंक MK-1A को सेना को सौंपकर मेक इन इंडिया के मोर्चे पर देश की तरक्की का सबूत दुनिया के सामने पेश किया। अब बजट में किए गए ऐलान के मुताबिक 2025 तक भारत $5 अरब के डिफेंस एक्सपोर्ट के लक्ष्य को हासिल करने में जुट गया है। इसके लिए देश में बने रक्षा क्षेत्र से जुड़े 152 साजो सामान की पहचान की गई है। ये तो बात हुई देश की ताकत की, लेकिन भारत को दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए विदेशी कंपनियों को भी लुभाने में भारत कामयाब हो रहा है। दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी अमेज़न साल के आखिर में चेन्नई में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू करेगी। अमेज़न इस यूनिट में फायर टीवी स्टिक सहित अपने दूसरे उपकरणों का निर्माण करेगी। इसके अलावा अमेज़न ने भारत में 1 करोड़ छोटे और मध्यम श्रेणी के कारोबार में डिजिटलाइजेशन के लिए $1 अरब निवेश करने का लक्ष्य रखा है। 2025 तक कंपनी ने भारत में 10 लाख रोजगार मुहैया कराने का भी लक्ष्य रखा है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग हब के मामले में चीन का विकल्प बनने के लिए मेक इन इंडिया में MSME की भागीदारी बढ़ाना जरूरी है। बड़ी कंपनियों को प्लांट खोलने के लिए कई रियायतें मिली हैं, जो घरेलू इंडस्ट्री को भी मिलनी चाहिए। जिस तरह से सबसे बड़ी अड़चन इस देश में प्रोडक्शन के लिए और अफोर्डेबल और वायबल होने के लिए जमीन की उपलब्धि है। लैंड इज वेरी एक्सपेंसिव और कोई भी यूनिट वायबल नहीं हो पाता, हमारी कॉस्टिंग कम नहीं हो पाती। तो लैंड बैंक सरकार को बनाने की जरूरत है, जिस पे काम चल रहा है। मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के साथ ही एक्सपोर्ट बढ़ाने पर भी सरकार को काम करना होगा। इसके लिए देश में एक्सपोर्ट और सड़कों से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछाने की जरूरत है। जो यूरोपियन कस्टमर हैं या जो अमेरिकन कस्टमर हैं, वो पहली बार आपकी फैक्ट्री को विजिट करना चाहते हैं ऑर्डर देने से पहले, पर हमारे तक पहुंचना ही उनके लिए दिक्कत की बात है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर या कलकत्ता में सीधे फ्लाइटें आती हैं। जो छोटे शहर हैं जैसे लुधियाना हो गया, कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, या इस तरह के बहुत सारे छोटे शहर हैं जहां पर इंडस्ट्री बहुत अच्छे लेवल के ऊपर है, वहां पर एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने के कारण जो बाहर के इंपोर्टर्स हैं हम तक नहीं पहुंच पाते। इसके साथ ही कारोबारियों की एक और डिमांड है। इनकी मांग है कि जिस तरह से टेक्सटाइल पार्क के निर्माण का ऐलान इस बार के बजट में किया गया है, उसी तरह हर सेक्टर की जरूरत के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स बनाने होंगे। प्लग एंड प्ले एक तरह से सरकार की तरफ से, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से एक क्लस्टर बना के, एक इंडस्ट्रियल एरिया बना के उसमें सारी सुविधाएं एक जगह पे दी जाती हैं। मैन्युफैक्चरर, स्टार्टअप, MSME आए, प्लग करे और अपनी प्रोडक्शन शुरू कर ले। उसको इधर उधर दौड़ने की जरूरत नहीं। कोई दुनिया भर के कानून और नियमों को पालन करने की कंप्लायंसेस की जरूरत नहीं है। यानी अगर सरकार मेक इन इंडिया को सफल बनाना चाहती है तो फिर जमीनी स्तर पर काम करके ये टारगेट हासिल किया जा सकता है। आज तक ब्यूरो। कोरोना के समय में लोगों में बढ़ी जागरूकता ने FMCG सेक्टर को बड़ा फायदा पहुंचाया है। ऑर्गेनिक और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की बिक्री में बढ़ोतरी से FMCG सेक्टर की बिक्री लगातार बढ़ रही है। नीलसन की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि FMCG की यह तेजी इन नए सेगमेंट्स के दम पर 2021 में भी जारी रहेगी। 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 2021 में भी जारी रहेगी।
भारत की अर्थव्यवस्था निजी खपत और सरकारी खर्च में बढ़ोतरी के साथ ही निजी निवेश पर निर्भर करती है। इस निजी खपत की बढ़ोतरी का पैमाना एफएमसीजी को भी माना जाता है। इस सेक्टर ने अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में जोरदार प्रदर्शन किया है। निल्सन की रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में एफएमसीजी सेक्टर में 7.1% की तेजी आई है। इसके पहले जुलाई-सितंबर तिमाही में एफएमसीजी सेक्टर 0.9% बढ़ा था। लॉकडाउन की वजह से अप्रैल-जून तिमाही में एफएमसीजी सेक्टर में 19% की गिरावट दर्ज की गई थी। लेकिन इन आंकड़ों में ई कॉमर्स की बिक्री शामिल नहीं है। अगर ई कॉमर्स के आंकड़ों को भी इसमें जोड़ा जाए तो फिर जुलाई-सितंबर तिमाही में एफएमसीजी सेक्टर में 1.6% की ग्रोथ हुई थी। वहीं अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में एफएमसीजी सेक्टर की ग्रोथ 7.3% रही है। जानकारों का भी मानना है कि अब कोरोना के मामले कम होने और रेस्टोरेंट, फूड आउटलेट्स खुलने से लोगों का खर्चा बढ़ा है, जिससे एफएमसीजी को फायदा मिला है। First quarter of 2021, we are expecting the growth of 30% in this industry, जिसके अंदर मेनली ऑर्गेनिक, फार्मास्यूटिकल, सेल्फ केयर प्रोडक्ट जो कि हमने देखना है आगे आने वाले टाइम में वो बढ़ते जाएंगे। ऐसा आंकलन किस तरह से हुआ और क्यों इस तरह के प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती जा रही है, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन जो हमारे को समझ में आया वो था कि जो पेंडेमिक में हम लोगों ने ये देखा कि हमारी जो हेल्थ, हमारी जो वेल बीइंग है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम हेल्दी हैं तो वी कैन सर्वाइव। That is the only reason that the FMCG products are getting into the organic zone. जैसे जैसे कोरोना कम होगा और टूर एंड ट्रैवल का कारोबार तेज होगा तो एफएमसीजी की बिक्री में और बढ़ोतरी आएगी। निल्सन ने अपनी रिपोर्ट में 2021 में भी एफएमसीजी की तेज ग्रोथ जारी रहने का दावा किया है। साथ ही इस सेगमेंट में तेजी से लोकप्रिय हो रहे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की बिक्री बढ़ने की उम्मीद भी जानकारों ने जताई है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की सेल केवल मेट्रोज में ही नहीं बल्कि छोटे शहरों से ज्यादा आ रही है। लोगों को ये जागरूकता का डायरेक्टली परिणाम है। और एक मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। हमारे अभी तक स्टोर्स केवल मेट्रो सिटीज में रहते थे, लेकिन पिछले 12 महीने में करीब 53 स्टोर्स हमने छोटे टाउन, छोटे सिटीज में खोले हैं और ये दिखाता है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स एक मुहिम बन चुका है। हालांकि एफएमसी खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।